नॉलेज तभी खास होती है जब वो एक्सपीरियंस के साथ आती हो, और उसी एक्सपीरियंस को गहराइयों से जानने के लिए आज हमारे साथ हैं राकेश सर। राकेश सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। तो अगर हम राकेश सर की बात करते हैं तो राकेश सर का जो एक्सपीरियंस है वह, अगर हम बात करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है, तो सर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आई थिंक 1981 बैच के। यस बेटा। यस, तो 1981 बैच, एंड ही हैज़ रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी। और जैसे कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि रिटायरमेंट के बाद सब यहाँ पे चिल हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ, बट दिस इज़ नॉट द केस विद राकेश सर। आफ्टर रिटायरिंग इन्होंने यूपीएससी पढ़ाना शुरू कर दिया है, एंड ही इज़ अ टॉप एजुकेटर इन अन अकेडमी। इनफैक्ट इनके 130 प्लस यूपीएससी सीएससी बैच रह चुके हैं, माई राइट सर? यस, यू आर राइट। यस। तो और उसी इनके जर्नी के दौरान, स्टडी के दौरान, इनके लेक्चर्स के दौरान, आई ऑल्सो केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, वी हैड वर्क टुगेदर, एंड नाउ हियर ही इज विद such big experience with him. So sir, with this big experience, आज आप यहाँ पर है, when back जब आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी करना है, सो हाउ, व्हाट वाज दैट मोमेंट जो तो ना एकदम क्लिक आता है कि भाई यूपीएससी करना है? व्हाट वाज दैट मोमेंट कि आपने सोचा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नादिया। मैं उस समय अपनी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन कर चुका था दिल्ली में। शाम को खाना खाने के लिए मैं आईआईटी जाता था। पराठे, आलू के पराठे वहाँ बहुत अच्छे मिलते थे। वहाँ मैंने देखा कि बच्चे आईआईटी की पढ़ाई के अलावा यूपीएससी की बातें कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, इन लोगों ने भी इंजीनियरिंग की है, तो क्यों ना मैं पूछूं तो सही इनसे। तो मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा कि मैंने कहा क्या मैं भी दे सकता हूँ यूपीएससी? तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, अच्छा कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है? मैंने कहा हाँ ट्राई करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो मेरा दोस्त बन गया बिना कुछ जान पहचान के। और फिर उसने मुझे बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। दैट वाज द राइट मोमेंट जब मैं पराठा आलू का खाने गया। Okay, that paratha aloo, it changed your perspective. So it was like your अब होता ना, क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान के अंदर की कुछ जानने की, तो आपने उसी टाइम पे आपने क्लिक किया कि यूपीएससी इज फॉर यू। तो सर कितने अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ यूपीएससी? बेटा आई हैव बीन वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसमें ही गॉड ने मेरे को सेलेक्ट करा ओह दिया। माय गॉड, बट मेरा रोल उसमें बहुत कम था, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। लाइक हाउ? मुझे लगता है कि सारा का सारा गॉड मॉनिटर कर रहे थे। जब मेरी रिटर्न की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, जब प्रिपरेशन कर ली मैंने, और चूंकि मुझे दिन भर साइट पे रहना पड़ता था तो बड़ा मुश्किल पड़ता था, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम का दिन आया, मैं सब बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं रात को बड़ा थक कर आया था। मैंने अपनी मदर को बुला रखा था कि खाना वाना मेरे को एग्ज़ाम के टाइम बना देंगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने अपनी मदर से कहा, मैंने कहा प्लीज़ मेरे को आप सुबह जल्दी उठा देना। मेरा फिजिक्स का फर्स्ट पेपर था, क्योंकि मेरे फिजिक्स और मैथ्स ऑप्शनल थे, दोनों ही कठिन सब्जेक्ट होते थे। तो मैं सुबह उठ नहीं पाया थके होने के कारण। मदर ने खूब ट्राई किया होगा। 9:30 से एग्ज़ाम होता था, मैं 7 बजे उठा। अब मैं जल्दी जल्दी से नहाया धोया, और मदर ने थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाया, और मैंने बस पकड़ी यूपीएससी हॉल तक की। यूपीएससी हॉल में मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था। आई वाज सो लकी। अब जब मैं निकलने लगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी मदर ने कहा कि तुम कुछ क्वेश्चंस तो देख लो। मेरे मन पता नहीं क्या हुआ कि जो हेलिडे रेजनिक वॉल्यूम 1 और 2 है, उसमें से मैंने कुछ पन्ने फाड़ लिए। ओके, उन पन्नों को फाड़ा, और मेरे घर से यूपीएससी के बस के ट्रैवल में मैं उनको पढ़ता रहा। अच्छा, यू वर लाइक क्विक क्विक क्विक। हाँ, ये मैंने पहले तो पढ़ रखा था, लेकिन उस समय मैं रिवाइज करता रहा। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा, मैंने पेपर खोला, और मेरे को 2 मिनट तक तो ये स्वीकार नहीं हुआ कि क्या मैं वास्तविक संसार में हूं या कहीं और, क्योंकि दो क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम आए थे। सेम दैट यू रेड। इसका मतलब 5 में से 2 क्वेश्चन, 5 करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस मुझे आधे घंटे में हो गए। अब मेरे पास 2.5 घंटे बचे थे 3 क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ थी। तो इस तरह से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक लेवल तक, नादिया, पढ़ाई कर लो और मेहनत के एक स्टैंडर्ड परफॉर्मिक लेवल पे पहुँच जाओ, तो मान लो गॉड आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा। That is very important. So beautiful lines. और ये कहा भी जाता है, फिर बहुत सारी जेंजी है जो पिक्चर्स के बहुत दीवाने होते हैं,
उसमें यही होता है कि अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो पूरा कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करता है, तो दैट हैपेंड टू यू. So that's very beautiful line. Thank you so much for just telling us कि ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, ये पॉसिबल है, सिर्फ पिक्चरों में नहीं है, ये रियल लाइफ में भी रियल होता है. लाइफ में है। एंड सर व्हेन यू क्लियर्ड योर एग्जाम, इट इज़ अ वेरी फनी क्वेश्चन एज वेल, तो आपके फ्रेंड्स ने कितना फ्लेक्स किया होगा कि भाई हमारा दोस्त तो IAS बन गया है. फ्रेंड्स बहुत कम थे मेरे उस समय, पता है, ओके. क्योंकि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. ओह, दैट आई डिडंट नो. तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो तो वही था जो कि कॉलेज में भी जो एक दो स्टूडियस बच्चे थे, बस यही मेरा फ्रेंड सर्कल था. तो वो महत्वपूर्ण नहीं रहा मेरे लिए. जब रिजल्ट आया तो कुछ पत्रकार सुबह सुबह मेरे घर आए, मुझे तो पता ही नहीं चला था. सैटरडे को शाम को रिजल्ट निकल गया था. संडे को दिल्ली में मेरे घर कुछ पत्रकार आए, ठक ठक ठक. मैंने कहा कौन आया सुबह सुबह, तो देखा So you had no knowledge. नो आइडिया कि रिजल्ट It was just sudden. वो हाँ आ गए. संडे को रिजल्ट आया था. मुझे संडे की सुबह तक पता नहीं था. तो उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया. मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, Okay. आप शायद गलत जगह आ गए हैं. उस समय यूपीएससी फर्स्ट 10 पोजीशन होल्डर्स के फोटोग्राफ्स दिया करती थी. मुझे उन्होंने दिखाया, देखिए आपका फोटोग्राफ. मैं नंगे पैर था, मैं नंगे पैर ही ISBT आ गया बस स्टैंड. God. मैं नंगे पैर, मैंने टिकट लिया और मैं जयपुर आया. जयपुर में उस समय बाढ़ आई हुई थी, 1981 की बहुत फेमस बाढ़. Oh. मेरे घर तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता नहीं था. मुझे बहुत गहरे गड्ढों में से होकर, OTS पूरा ढह चुका था, उसमें से होकर मैं अपने घर गया और अपने पेरेंट्स को बताया तो फादर मेरे बिलक बिलक कर रोने लगे. इतनी खुशी उनको हुई. दैट वाज द रियल क्रिटिकल मोमेंट ऑफ माय लाइफ. जबकि फादर ने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया लिफाफे में रखकर, वो आज भी मेरे पास है. अच्छा, that 100 rupees note. Yes. It was so, at that time 100 rupees note Yeah, was बहुत such a ज़्यादा होता valuable. था. Oh my God. So sir, when you cleared and जब आप ट्रेनिंग पे गए, लबाजना सब मतलब इतनी स्टोरीज है इंस्टा पे, अगर आप देखोगे लबाजना की चाय, इनफैक्ट ट्रैक सूट वगैरह, कि भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रखा है इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर. बट जितने मैंने लोगों से बातें करी हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, जो ट्रेनिंग पे गए हैं, उन्होंने बोला कि जो हम ट्रेनिंग के पहले होते हैं और जब हम ट्रेनिंग में एंटर करते हैं और जब हम निकलते हैं वहाँ से, तो हम बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन के निकलते हैं. तो ऐसा क्या है ट्रेनिंग के अंदर जो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देता है एक पर्सन को? पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ. जब आप अपना बैडिंग और सूटकेस लेकर एंट्री करते हो ना रिसेप्शन पर, ज़िंदगी चेंज हो जाती है. गूज़बम्स आ जाते हैं. एग्जैक्टली. आपको लगता है कि आप कहाँ आ गए. एकदम आपको हिस्ट्री दिखती है, कौन कौन ऑफिसर्स, कौन कौन नेता, कहाँ क्या होता है. इस एकेडमी के बारे में बहुत पढ़ा होता है सब लोगों ने. एक बड़ा आश्चर्यजनक सा एक्सपीरियंस होता है. जब आप अपने कमरे में पहुंचते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर होता है ट्रेनिंग का, उसमें 2 जने शेयर करते हैं. अंग्रेजों के ज़माने के कमरे, तो 2 जने उसके अंदर. पहले दिन जब सुबह उठे तो एक आश्चर्य हुआ. एक बैरर आया, उसने एक सामने मेरी टेबल रखी बेड के ऊपर ही कि सर बैड टी. हमको तो बैड टी का कोई आइडिया नहीं था कि बैड टी क्या होती है. उसने 2 बिस्किट और बैड टी दी. इट वाज सच अ शॉकिंग मोमेंट. हाँ. अच्छा, ये चीज़ भी होती है? यस, बिल्कुल अलग सा लगा. उसके बाद जब हम लोग सुबह सुबह दौड़ाने के लिए ले गए, हमको बहुत दौड़ाते थे वहाँ पर, करीब करीब 5 या 6 किलोमीटर सुबह दौड़ाने के लिए ले गए. थक हार के जब हम ब्रेकफास्ट के लिए आए, वो बड़ा लंबा चौड़ा ब्रेकफास्ट वहाँ पे लेट था. मैंने डरते डरते एक एप्पल, एक बनाना या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उठाई. टेबल पे पहुँचा, वहाँ पर तो नाइफ और फोक रखा हुआ था. हमने तो कभी यूज़ ही नहीं किया, और सब लोग नाइफ और फोक यूज़ कर कर नाश्ता कर रहे थे. तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. सडनली मेरे पास एक सीनियर आया जो पहले से वहाँ पे ट्रेनिंग, जो पहले साल की ट्रेनिंग वाला था. उसने मुझे एक बुकलेट दी. उसने कहा राकेश घबराओ मत, ये बुक कहलाती है एटिकेट्स. वो बुक हर बच्चे को आज भी दी जाती है. और उस बुक के अंदर सारा लिखा होता है कि आप खाना खाएंगे तो कैसे, टोस्ट करेंगे तो कैसे, कपड़े पहनेंगे तो कैसे. पूरा जिंदगी का एक ढर्रा उनके द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि अब जिंदगी आपकी इस डायरेक्शन में चलेगी. पहली चीज. दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, दूसरी लैंग्वेज. यानी कि जैसे मेरे को अब हिंदी और इंग्लिश, अब मुझे एक थर्ड लैंग्वेज सीखनी थी. थर्ड लैंग्वेज. तो मैंने प्रेफर की तमिल. अब तो मैं काफ़ी भूल गया,
लेकिन जब तक यूज़ नहीं करो किसी लैंग्वेज को आप भूल जाते हाँ, हो। भूल जाते हो। लेकिन उस समय मैंने वो लेकर आगे बढ़ा। चलो पहला साल वहाँ पर निकल गया, वो सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने पड़े जो कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। Okay, वो that सारे repeat सब्जेक्ट होता पढ़ा है। है। उन सबके एग्ज़ाम वहाँ होते रहते हैं, दिन भर एक्टिविटीज़ में आपको व्यस्त रखते हैं। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हुई, आफ्टरनून में नो क्लास, आफ्टरनून में घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, इट्स हॉर्स वेरी फेमस राइडिंग, देयर। देन राइफल चलाना, अच्छा, आईएएस आर आल्सो ट्रेन्ड। हाँ Okay. राइफल चलाना, और जूडो कराना, कराटे कराना, ये सारी एक्टिविटीज़। देन इवनिंग जैसी होती है, वहाँ पर फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलता है। Okay. डिफरेंट टाइप के जैम सेशंस होते थे, और डांस करना सिखाया जाता था, किस तरह से आपको सोसाइटी में मूव करना है वो सिखाया जाता था। और बिलियर्ड जैसे गेम जो कि गरीब लोगों के लिए तो बहुत दूर की बात थे, वहाँ पर सीखने को मिले सारे के सारे। जब फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग पूरी होगी ना नादिया, तब हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आए। अब बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, कलेक्टर को रिपोर्ट किया, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, हम लोग सर्किट हाउस में ठहर गए। आईएएस प्रोबेशनर को सर्किट हाउस में ठहरने को मिलता है, सारी सुविधाएं, सब कुछ बढ़िया। अब आपकी ज़िंदगी का वो अध्याय शुरू हो जाता है बच्चे, जहाँ पर कि आप एक एक चीज़ जो आपको भविष्य में करनी है वो सीखने लग जाते हो। पटवारी भी रहते हो आप, मैं पटवार के साथ उसी के घर में रहा, तहसीलदार के साथ तहसीलदार के घर में रहा। इस प्रकार एक एक दो महीने आप सब अधिकारियों के साथ रहते हो और ये सीखते हो कि एक्चुअल लाइफ में इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की तैयारी आपकी उस समय, उस एक साल में, जबकि आप फील्ड ट्रेनिंग ले रहे होते हो, परफेक्ट करा दी जाती है। एंड दैट्स वाई ये इतना एक्सपीरियंस एक पर्सन को मिल जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने जो स्टार्टिंग में बोला ब्रेकफास्ट का, तो उसी टाइम पे आपको एक न्यू चीज़ देखने को मिली, और आई थिंक अभी भी आप वही चीज़ें फॉलो करते होंगे आपकी डेली लाइफ के अंदर। दैट्स Exactly. वाई इट्स लाइक वो आपके अंदर बस जाती है बस वो जाता चीज़ें है, हाँ। एकदम। और बच्चे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक एटीट्यूड डिफरेंट टाइप का डेवलप हो जाता है। आपको लगने लग जाता है कि आपकी यूटिलिटी अब भविष्य में समाज के लिए होने वाली है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान विलेज विजिट होती है, ट्राइबल विजिट होती है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, इस तरह की जितने भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो आपका दिमाग अब वो प्रोसेस नहीं कर रहा है कि मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, अब आपका दिमाग ये प्रोसेस कर रहा है कि मैं क्या वैल्यू दूंगा। वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बच्चे आपने। मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया, ट्राइबल ट्रेनिंग के लिए, एक बड़ा ज़िंदगी का बहुत बड़ा टेस्ट था। लॉटरी से निकला नंबर, तो 3 जने जाने थे, तो 2 तो बच्चियां थी, महिला ऑफिसर्स थी, Okay. और एक मैं था। हम पहुंच गए उस गांव में, जिरगा कल्लू गांव का नाम था। उस गांव के अंदर हमको जहां ठहराया गया वहां एक कमरा था, नो टॉयलेट्स, अच्छा, no वन kitchen, फॉर ऑल ऑल द थ्री, ऑल थ्री। ऑल द थ्री। ओके। सो अब वो दोनों तो बच्चियां अंदर घुस गई। एक तो मेरी बैचमेट ही थी यहाँ पर राजस्थान के अंदर, ओके। एक वेस्ट बंगाल कैडर की थी। अब मैं बाहर बैठा हूं अपना बेडिंग लिए हुए, दोनों बच्चे अंदर घुसपुस कुछ बात कर रही थी। बाहर आई, निर्णय हुआ हम तीनों आराम से इसी कमरे में रहेंगे। 17 दिन उस कमरे में रहे हम लोग, और ज़िंदगी का वो सीखने को मिला जो मैं कभी और कहीं किसी भी हालत में नहीं सीख सकता था। दैट वाज योर क्रेजी एक्सपीरियंस ऑन फील्ड। Not, I cannot call it crazy, but I will call it the moralistic and virtuous experience. ओके। जहाँ मैं सीखा कि ऐसी स्थिति में भी कैसे अपने आप को संतुलित रखकर, कैसे अपने आप को एक कोऑर्डिनेटेड टीम के रूप में रखकर बिना किसी कंफ्यूजन के आप समय बिता सकते हैं, जबकि आपके लिए सारी परिस्थितियाँ एडवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कपड़े सुखाने हैं सुबह नहाकर, नहाने की तो कोई जगह थी नहीं, तो एक जना नहाता था अंदर, बाकी 2 जने बाहर रहते अच्छा, थे। इन दैट रूम। हाँ, Okay. उसी रूम में नहाते थे और कुछ ऑप्शन नहीं था। अब जब पहले दिन हम लोगों ने कपड़े सुखाए अपने, तो सब लोगों ने अंडरगारमेंट्स के ऊपर टॉवल्स लगा दिए। ओके। हाँ, दैट That's दैट a वी normal सी thing. इन विलेज एज वेल। है ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब वहाँ तो बिल्कुल वेट वातावरण था सारा का सारा, पहाड़ थे, ट्राइबल एरिया था, नेक्स्ट लाइट अफेक्टेड एरिया था, तो कपड़े सूख ही नहीं सकते थे। तो पहले दिन के एंड में पहुँचते पहुँचते कपड़े तो कितने गीले थे। फिर हम तीनों बैठे साथ और निर्णय लिया ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखा लेसन्स, लाइफ के लेसन्स कैसे मिल रहे हैं रोज के रोज। सो दिस इज हाउ द ट्रेनिंग मेक्स यू परफेक्ट।
That is the beauty of LBS LNA training. Okay, so that training shaped you like a person जिसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी जब आपने यूपीएससी नहीं करी, और ट्रेनिंग के बाद यू आर लाइक आपने इतने सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिए कि नाउ यू आर ओनली थिंकिंग कि मैं कैसे वैल्यू यहाँ पे एड ऑन कर सकता हूँ. यू आर नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन नाउ. Yes. और सबसे ब्यूटीफुल थिंग ये है क्योंकि अगर आप अभी यूपीएससी एस्पिरेंट की चीज़ें देखें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं. आई गेट बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के आते हैं. ऑल्सो जब मैं मेंटोरिंग करती हूँ तो बच्चे बहुत छोटी चीज़, बहुत मतलब एक माइन्यूट चीज़ है कि मुझे पापा ने डांट दिया तो मेरा आज का दिन बहुत खराब हो गया मैम, एक हफ्ते तक मेरा परेशान हो गया. एंड यू आर सीइंग कि ऐसी नेगेटिव स्थितियाँ में आपने आपको कंपोज्ड रखा और आपने डिसीजंस लिए कि ऐसे नेगेटिव है तो मैं ऐसे करेंगे, सरवाइव तो करना ही है किसी भी हाल में. तो ये एस्पिरेंट्स को ये सीखना चाहिए कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस है आपको सरवाइव करना ही करना है. एंड दैट ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ताकि आप आपके जब फील्ड में वर्क करें तो आपको ये चीज़ पता हो कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चलनी है, हमें कंपोज रहना है, हमें काम रहना है और हमें उस कंपोज और कामनेस के अंदर ही डिसीजन लेना है. क्योंकि आपका डिसीजन, एक ऑफिसर का डिसीजन, एक सिविल सर्वेंट का डिसीजन सिर्फ एक पर्सन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा. वो उस टाइम पे उन 1000 लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है. तो आप वो डिसीजन दिमाग के अंदर इतनी नेगेटिविटी लेके बिना कंपोज हुए नहीं ले सकते. तो वो सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में दी जाती है और इसलिए बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चलती है. एंड आपके एग्जाम्पल से, चीज़ों से मुझे अब समझ आ रहा है कि ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चलती है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है. आप इतनी हाई पोजीशन में बैठ ही नहीं सकते. क्योंकि आप एक नया मूवमेंट लाइफ में कर रहे हो. आपको एक कॉन्फिडेंट ऑफिसर के रूप में बनकर आना है, आपको एक नॉलेजेबल ऑफिसर के रूप में बनकर आना है. जब आप एसडीएम के रूप में बैठे हैं पहले दिन और आपके सामने एडवोकेट्स खड़े हैं, अब उनको कैसे फेस कर कैसे अपना कोर्ट चलाओगे, ये आपको सीखना होगा. एंड दैट व्हाट ट्रेनिंग प्रोवाइड्स टू यू, दैट व्हाट एक्चुअली में लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो, पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है. दैट इज व्हाट ट्रेनिंग गिव्स यू. सो आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ऑन फील्ड में काम करने आए, जब आपने वर्क किया, सो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि दैट वाज योर क्रेजी एक्सपीरियंस. देन व्हाट वाज योर क्रेजी एक्सपीरियंस इन दैट जो आप अभी भी नहीं भूल सकते. हाँ, कभी नहीं भूल सकता. मैं आपको एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ और बहुत पुरानी भी नहीं है. ये 2015-16 की बात है. 2015-16 ओके. जैसे कि आपको बिल्कुल करंट महसूस हो. क्या हुआ कि हम लोग मैडम के साथ, मैडम चीफ मिनिस्टर मिसेस वसुंधरा राजे थी. ओके. तो मैं उनके साथ ट्रैवल करता था जनरली गाँव के अंदर, जिलों में, सब में. तो हम पहुंचे डूंगरपुर है. ओके. बरसात हो रही थी. तो मैडम का क्या सिद्धांत था कि जहां भी वो ऑफिसर्स की मीटिंग लेती थी उससे पहले वो सारे जिले में घूमती थी, मैं उनके साथ साथ होता था. तो हम एक जगह पहुंचे जहां पर एक ऊंची पानी की टंकी थी, जो होती है पानी की टंकी. हाँ. उस पानी की टंकी में चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं चारों तरफ, आपने देखा होगा. राउंड चलती है, स्पाइरल सीढ़ियां होती हैं. वो नीचे के 3-4 लेवल्स की टूटी हुई थी. ओके, आई गॉट इट. और नीचे उसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर लास्ट सफाई हमने 5 दिन पहले करी है. ओके, 5 दिन पहले सफाई हुई है और 3 तो लेवल थे ही नहीं उसके अंदर. अब मैडम ने तो ये देख लिया, मुझे नोट करने के लिए कहा. उसके बाद हम लोग अगले दिन उसके बाद सारी की सारी मीटिंग हो रही थी. तो मैडम ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीएचडी से पूछा कि भाई सब टंकियों की सफाई ठीक चल रही है? तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल बढ़िया मैडम, 100%. तो उन्होंने कहा कि अच्छा उस गांव की टंकी? यस मैम, 5 दिन पहले हमने उस गांव की टंकी को बिल्कुल बढ़िया साफ कराया है, ब्लीचिंग पाउडर डाला है, सब कुछ बढ़िया है. मैडम ने कहा कि क्या तुमने ऊपर चढ़ के देखा? कहने लगा हाँ मैंने खुद चेक किया, उस पर चढ़ ही नहीं सकता कोई. तो मैडम बोली कि क्या तुम घोड़े से सवार होकर इतने जंप लगाकर उसके ऊपर पहुंचे? एंड देन ही वॉज गॉन. बहुत सीवियर एक्शन उसके अगेंस्ट हुआ. इसी का लिंक लेते हुए बच्चे, मैं जो घटना बताना चाह रहा हूं, दैट इज मोस्ट क्रेजी. मैं ऐसे एक दिन चूरू की तरफ जा रहा था. मुझे कुछ लोगों ने सड़क पर रोका. मैं था, कलेक्टर था, एसपी था और डिविजनल कमिश्नर भी था मेरे साथ. तो हम लोग 3-4-5 गाड़ियों में थे. तो कुछ गांव के लोग बाहर खड़े थे, उनको पता था यहाँ से हम गुजरने वाले हैं. तो हम रुक गए. मैंने कहा भाई रुको, क्योंकि ग्रामीणों की समस्या को सुनना ही तो हमारा मेन काम है. अंदर ले गए गांव वाले, पानी की टंकी पर पहुंचा दिया वापस. मैंने कहा ये तो फिर दोबारा पानी की टंकी के सामने हम खड़े हो गए आकर. तो उन्होंने कहा साहब यहाँ का पानी इतना खारा, इतना गंदा है, उसमें से इतनी बदबू आ रही है, कोई पी नहीं सकता.
तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि उस गांव में सीएम ने थोड़े दिन पहले एक मीठे पानी की योजना स्वीकृत की थी। रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम कहते हैं इसको, जो दूर से बहुत ही अच्छा सा पानी, मीठा पानी लाया जाता है गांव तक पिलाने के लिए। मेरे को दिमाग में लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने सुपीरियर इंजीनियर को कहा, मैंने कहा ऐसी साहब एक बार इस गिलास के पानी को पी के देखिए, आपकी खुद की स्कीम है, बहुत अच्छा पानी आने वाला होगा। वो थोड़ा सा हिचकाने लगे। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, जब गांव वाले पियेंगे तो आप भी तो पी सकते हो, फिर मैं भी पीऊंगा आपके बाद पक्का। उन्होंने उस गिलास का भरा, उस नल से पानी पिया। ही वॉमिटेड एंड वॉमिटेड एंड वॉमिटेड। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आपका ऐसी साहब? तो उन्होंने कहा सर बस ऐसे ही करने लग गए। मैंने कहा आप एक काम करो, टंकी के ऊपर चढ़ जाओ, मोबाइल लेके जाओ और मुझे दिखाओ टंकी के अंदर क्या है। डरते फरते इतने सारे लोग थे, अब मना भी नहीं कर सकते थे सुपीरियर इंजीनियर साहब, क्योंकि लोग तो हल्ला मचा रहे थे सारे के सारे। अब ऐसी साहब ऊपर पहुंचे, उन्होंने मोबाइल से मुझे अंदर का दिखाया। एक कैट एंड 5-7 चिड़ियाएं मरी हुई उस पानी के अंदर थी, जो पानी ग्रामीणों को सप्लाई हो रहा था। दिस इज वॉट मेड मी टोटली flabbergasted. I was shocked. I suspended that officer there and then only. So such experiences, if you can remedy these issues and these problems of poor people, the villagers, then your career is a success. That is the point. So that was the thing जो आपको ऐसा लगा, लेकिन उस टाइम पे आपके पास वो पावर होना और उन विलेजर्स का आपके पास आना, आपको रुकाना, आपको ये प्रॉब्लम बताना, यही वो चीज़ दर्शाता है कि ये आपकी पोजीशन क्या है, आप किस पोजीशन पे यहाँ पे हो कि आप पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं। प्लस आप इस पोजीशन पे हो कि उनके ट्रस्ट के टाइम पे जब उन्होंने आपसे क्वेश्चंस किए, आपसे पूछा, तो उसी टाइम पे आपने तुरंत एक्शन लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन सिविल सर्वेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास पावर भी है। जिसको बच्चे मैं कहता हूँ बिकमिंग माई मैन। दैट इज, ग्रामीणों में इतना विश्वास हो कि जब वो आपके पास आए, दूर से चलकर, गंदे कपड़े हैं, कपड़ों में बदबू आ रही है, नहाया नहीं है, पैर नंगे हैं, या फिर गंदे से कुछ चप्पल उप्पल पहन रखी है, उसके बाद जब वो कमरे का दरवाज़ा खोल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आप बैठे और वो आपके कमरे में एंटर करता है, और फिर उसे ये विश्वास होता है कि हाँ यार ये तो अपना ही आदमी है, ये मेरा काम जरूर करेगा। ये ट्रस्ट डेवलप होना, दैट इज व्हाट आई कॉल माई मैन। And they also used to call you like collector babu, like Yes, that, right? correct. क्योंकि बहुत मूवीज वगैरह में यही होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं विलेजर्स कलेक्टर बाबू लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर ये जो आप इतना पूरे दिन आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हो, तो ये आपका जो ये वर्ल्ड है उसमें आपकी पर्सनल लाइफ कैसे फिट होती है? ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपने पूछा। लाइक योर वाइफ, योर चिल्ड्रंस। एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा कठिन दौर होता है, क्योंकि आप एक जब यंग ऑफिसर के रूप में आते होते हैं, यंग शादी, छोटे बच्चे, तो आपको उनके प्रति काफ़ी डिवोट करना चाहिए। So you got married before or after? After coming into IAS. यंग वाइफ, 2 बच्चे। अब आप ऑफिस सुबह जा रहे हो 8 बजे, शाम को आ रहे हो 8 बजे। ओके। बीच में आप टूर कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बच्चों के लिए कोई टाइम ही नहीं। ये एक सेक्रीफाइस एक IAS ऑफिसर को करना ही पड़ता है, और उसकी वाइफ को और बच्चों को ये एडजस्ट करना ही पड़ता है कि हमारे हस्बैंड या हमारे फादर इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हमें उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे जिस उद्देश्य के लिए वो आए हैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकें और हमारे लिए भी ज़िंदगी का एक अच्छा सा रास्ता बन सके। सो सर ये हो सकता है कि जो आपने अभी कहा कि पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा या एक वाइफ को और एक बच्चों को समझना चाहिए, दैट्स वाई शायद ये ज़्यादा रीज़न रहा है कि ज़्यादातर जो इस IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो अपनी फील्ड से मैरिज करते हैं कि भाई हमारी फील्ड से कर ले, वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वो और भी ज़्यादा कठिन स्थिति हो जाती है। अच्छा, वो और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये लगता है ट्रेंड कि अरे IAS ने IPS से करी है, IPS ने IAS से करी है। बहुत कम लोग करते हैं आजकल। चक्कर क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हस्बैंड भी व्यस्त, वाइफ भी व्यस्त, बच्चे कहाँ? ओके।
सो ये डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत बड़ा बहुत डिसबैलेंस बड़ा होता है। डिसबैलेंस हो जाता हाँ। है। बट अगर आप ट्रेंड देखो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ ऐसा है। है, इनमें से बच्चों में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारी शादियां हमारे यहाँ कहलाती हैं इसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, दैट्स मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आप मान लीजिए किसी दूसरे कैडर में हो जो आपको पसंद नहीं, आप जिससे शादी करना चाह रहे हो वो अच्छे कैडर में है, तो दोनों को मिलाकर एक अच्छा कैडर मिल सकता है। इस संभावना से भी बहुत अधिक मैरिजेस होती हैं जो बाद में संकट में पड़ जाती है। सो दैट इज ऑल्सो लाइक आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत स्ट्रेस्ड होती है। स्ट्रेस्ड होती है। बट इट्स लाइक ऑन यू, आपने इतना सीखा है कंपोज रहना, काम रहना, तो वो वाइफ को भी थोड़ा सिखाना पड़ता है या अपने पार्टनर को भी सिखाना वो अपना पड़ता पार्टनर अपने आप सीख जाता है, बिकॉज ये पार्टनर को देखना होता है और पार्टनर बेसिकली देख लेते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो लेट मी कोऑपरेट। अब जैसे मैं हूँ इस रिटायरमेंट की एज के बाद पढ़ा रहा हूँ, दिन भर व्यस्त रहता हूँ, आप तो बैक टू बैक क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस हैं, मेरे बैचमेट्स आराम कर रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ हमेशा कंफर्टेबल है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, सही टाइम पे सही चीज़ होना, खाना अच्छा मिलना, मेरे को एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करना, ये सब चीज़ में बहुत उनका कॉपरेशन रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट पार्टनर होना इस चीज़ के अंदर, अगर इम्परफेक्ट भी है तो लेकिन वो आपको समझे। इम्परफेक्ट और परफेक्ट की बात नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए जो इस बात को समझ सके कि अगर हस्बैंड या वाइफ पार्टनर जो भी है वो अगर सेटिस्फाई है तो घर की सिचुएशन हमेशा अच्छी रहेगी, मतलब वो कंट्रोल में रहेगी। अनदर पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल तो फिर संकट में आ सकती है फिर ये जिंदगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड टू टिल नाउ। जितना मैं आपको जानती हूँ, वैसे इफ़ यू नो, राकेश सर इज़ वेरी एनर्जेटिक। इनका रिटायरमेंट कभी पता नहीं होता ही नहीं है। हमेशा ये गाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, या हमेशा पैदल चलते हैं ऑल टाइम लिटरली। एंड इस सेशन को एंड करने से पहले दो क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स के लिए मैंने खास तौर पे आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी जो जेनजी आ रही है ना सर, अभी जो जेनजी यूपीएससी के अंदर एंटर होना चाहती है, उनके लिए आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे उनको, स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से? बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने, और इस इंटरव्यू का, इस सेशन का वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। बच्चों, यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलकर बिजनेस बना लिया है, और इस बिजनेस में मेरे बच्चों याद रखना, आप फंस गए तो सक्सेस आपसे बहुत दूर है। यहां मैं आपको अच्छे से बता दूं, अगर आप फोकस तरीके से एग्जैक्टली यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार अपने खुद के नोट्स बनाकर करंट इश्यूज को थ्योरी के साथ जोड़कर तैयार करेंगे ना बच्चों, तो सफलता के नज़दीक होंगे। लंबे लंबे नोट्स, बड़े बड़े कोर्सेज, इन सबको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा हर बच्चे को सलाह देता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाल में ना फंसें और उस रास्ते पर चलें जहां पर सरलता से और एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को अपने में आत्मसात कर फिर एग्जाम में अपीयर हो सके। That is very important. And that is the only thing that I learned from you. I was, if you remember, एक बार हम डिस्कस कर रहे थे पेपर को, and I said yes, current affairs, and you were like, no, it is not current affairs, it's current issues जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं, और करंट इश्यूज को ही आप अपने सब्जेक्ट से मैच करिए और इस हिसाब से पढ़िए। और हमारे इंस्टाग्राम पे जो हम डालते हैं, मतलब डेली आई पोस्ट 1 to 2 रील जब भी मुझे टाइम मिलता है, उसमें कुछ भी करंट इश्यूज आते हैं उसको मैं यूपीएससी एंगल से कैसे पॉइंटर्स बनाने वो मैं डालती हूँ, और लिटरली स्टूडेंट्स लव इट। एस्पिरेंट्स के बहुत आते हैं कि मैम आपने जो ये लिखा है ये बहुत ही यूपीएससी वाला है ना, वो है। तो वही मैं बच्चों को सिखाती हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा लाइक जिससे एक एस्पिरेंट ये निश्चित हो जाए कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा? क्या ऐसा फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट? बहुत बहुत सिंपल चीज़ है ये, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और ज़्यादातर लोग गलत रास्ते पे चलते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात और सबसे सिंपल बात वो ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन भी आपने जो पढ़ा है, उसको अपने हाथ से अपने नोट्स में कन्वर्ट करते चले जाइए और क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए। बच्चों ये याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सप्ताह आपने पढ़ा, अब इस एक सप्ताह का आपने उस सप्ताह के एंड में जो भी आपने निश्चित कर रखा है, संडे सैटरडे जो भी कुछ आपने डिसाइड कर रखा है, उसको रिवाइज करिए। अब आई इंपॉर्टेंट बात, 2 वीक हो गए। अब 2 वीक में जो 2 वीक में पढ़ा है आपने,
उसको दूसरे वीक के एंड में रिवाइज करना है। पहले वाले वीक का पॉइंटर्स और सेकंड वीक का डिटेल। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो पूरा का पूरा कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो 3 से 4 बार उसका रिवीजन हो चुका होगा और फिर कोई आपको हरा नहीं सकेगा। सो दिस इज़ द सीक्रेट जो आपको अप्लाई करना है आपके स्टडीज़ के अंदर, और फिर पक्का आपका यूपीएससी क्लियर है। और डेडिकेशन से करना और कंसिस्टेंसी से करना है, Consistency मेन से करना है, कंसिस्टेंसी उसके yes. अंदर आती है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। मुझे तो आज बहुत सारी इंसाइट्स मिली है सर की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मुझे भी नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। इट इज़ Thank you. It was my pleasure also. And I always wish that you progress and touch the sky of success. Thank you so much, sir. Under your guidance, I will sure do that. Thank you so much. Thank you.